नमस्ते, मेरे साथ प्रोफेसर अभय दुबे। अभय दुबे इस समय विदेश में हैं और मैंने आग्रह करके समय का थोड़ा आगे पीछे रहता है तो उसको उसी तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा है। अभय भाई, अब जो हम लोग तो ये कहते नहीं हैं, हम्म। लेकिन कहीं न कहीं खबर का असर तो लग रहा है, क्योंकि 2 चीज़ें हुई। सोनम वांगचुक साहब को आज सुबह मतलब पुलिस के मौजूदगी में अस्पताल शिफ्ट कर दिए गए। एक तरह से हिरासत में ही उसको कहा जाएगा। टेक्निकली तो हिरासत नहीं बोला जाएगा, लेकिन वो अस्पताल चले गए हैं। और उनकी इच्छा के अगेंस्ट, मतलब भी वो कभी नहीं चाहते थे वो करें। उससे पहले का एक इंटरव्यू है, 2-3 घंटे 4 घंटे पहले, जब डॉक्टर आए, उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं स्वेच्छा से यहाँ हूँ। तो एक दूसरा एक बड़ा डेवलपमेंट मैं इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि हम सब लोगों का, भाई हम सब लोगों की शिकायत नहीं, हम सब लोगों का कंसर्न क्या था कि ये एक रस्म अदायगी की तरह से सारा आंदोलन चल रहा है। लेकिन एक उसमें मेजर टर्न ये आया है कि सोनम वांगचुक साहब चले गए अस्पताल, और अभिजीत दिपके अब खुद आमरण अनशन पे बैठ गए हैं। और उन्होंने अपनी डिमांड भी एस्केलेट करके अब उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार का इस्तीफा, वो मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। ये उन्होंने सार्वजनिक मंच से भी कहा, उसके पोस्टर भी बन गए हैं। और शायद यही लॉजिकल चीज थी। इसको ही अगर वो आज से 20 दिन 25 दिन पहले कर दिए होते तो शायद स्थिति और आप 2 कदम और आगे बढ़े होते। खैर, देर आया दुरुस्त आया, क्योंकि हम सब लोग इस बात के हम लोगों को जो लगता था, हम और आप इस पर काफी लंबी लंबी चर्चा की है। कई लोगों को, हमारे साथी लोगों को ये लगा कि हम लोगों का किसी से कोई बैर थोड़ी ही है, सब लोग एक कॉमन लक्ष्य के लिए कर रहे हैं। लेकिन उसमें ऐसा लगता है कि विपक्ष अगर डिवाइड होगा तो वो रास्ता मिलेगा भाजपा को, आरएसएस को पतली गली से निकलने का। पक्ष तो डिवाइड कर ही दिया आनंद जी इन हाँ, लोगों ने। हाँ। तो उस दृष्टि से अब मैं जरा आपसे अब समझना चाह रहा हूं कि सोनम वांगचुक के वहां जाने से, और उसका एक चीज और हो गई, ये बिल्कुल सरकार का मन था कि जब चाहे सरकार, वो कहते नहीं कि इसकी डोर तो ऊपर वाले के हाथ में है, जब चाहे तब वो उनका डोर खींच लेगी। उनका उनका पार्ट खत्म हो चुका है। मैं इस पे अब ये समझना चाह रहा हूं कि ये हम अभी इसका पटाक्षेप हो गया है कि अभी और आगे कुछ बाकी है। देखिए, कल मेरे एक मित्र से मैं चर्चा कर रहा था, वो बड़े प्रगल्भ वक्ता हैं। तो उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि विश्व गुरु ही तय करेंगे कि इनका क्या हश्र होगा, महामानव ही तय करेंगे कि इनका क्या हश्र होगा। बिना नाम लिए उन्होंने कहा महामानव तय करेंगे, और महामानव तय करेंगे, यानी हीरो बनाना है तो फिर 20 तारीख को या उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, और ये हीरो बन जाएंगे। महामानव ने तय किया कि नहीं, इनको शहीद कर देना है, तो फिर या तो ये खुद अनशन छोड़ देंगे या फिर अनशन करते करते इनको अपना प्रोफेसर अग्रवाल की तरह प्राण त्याग देना पड़ेंगे। महामानव अगर तय करेंगे तो पुलिस उनको सबको खदेड़ के भगा देगी, और उसके बाद जंतर मंतर खाली हो जाएगा, फिर कहाँ अनशन, अपने घर पे तो अनशन करेंगे है। तो सब कुछ महामानव तय करेंगे। वो उनके रणनीतिकार बैठे हुए हैं, और वो अपने हिसाब से पूरे मामले को जितनी ढील देनी है उतनी ढील वो दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसके अंदर और कोई मसला नहीं है, और कोई बात है नहीं। ये तो खैर उनका वक्तव्य था, जो कि मोटे तौर पर मैं समझता हूँ और ठीक ही था। अच्छा, अब मैं आता हूँ फिर से उसी प्रश्न के ऊपर जो पिछली बार आपसे चर्चा करते हुए मैंने उठाया था, कि हम लोग राजनीतिक प्रक्रिया कहीं अगर चल रही है तो उसको हम किस रूप में अध्ययन करें, उसको हम कैसे समझें राजनीतिक प्रक्रिया को। आपको ध्यान होगा कि जब चिमन भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनको चिमन चोर कहा जाता था उस वक्त। जी। चिमन चोर। और उनको कहा जा रहा था, उनकी मांग ये थी कि उनकी सरकार बर्खास्त की जाए, मुख्यमंत्री विधानसभा भंग की जाए, और मुख्यमंत्री जो है वो इस्तीफा दें, विधानसभा भंग की जाए। उसके लिए आंदोलन हो रहा था। आंदोलन जब तक होता रहा, तत्कालीन केंद्र सरकार ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आंदोलन होता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अचानक एक दिन मुरारजी देसाई अनशन पे बैठ गए, आपको याद होगा। जी, जी। हाँ, मुरारी से। और मुरारी देसाई अनशन पे बैठे, उसके बाद सरकार ने उसके ऊपर अपनी अनुक्रिया की, और मुरारी देसाई, और उन्होंने विधानसभा भंग कर दी। मुरारी देसाई का अनशन टूट गया, वो कामयाब हो गया। मतलब जो है, इतिहास में क्या दर्ज है कि आंदोलन हुआ, उससे विधानसभा भंग नहीं हुई, लेकिन मुरारजी देसाई अनशन पे बैठे, उसके बाद विधानसभा, उनके उस अनशन के दबाव में विधानसभा भंग हो गई। अच्छा, अब प्रश्न ये है कि वो जो राजनीतिक प्रक्रिया थी, वो जो पॉलिटिकल प्रोसेस था,
उसका इतिहास इस तरीके से लिखा जाता है। मैं तो समझता हूं कि अगर सरकार आंदोलनकारियों की मांग मानकर विधानसभा भंग कर देती तो आंदोलनकारियों की मांग यही नहीं रुकती, उनका मन बहुत बढ़ जाता, वो और आगे बढ़ते, और बड़ी मांग करते, वो अपने आंदोलन के दायरे को और विस्तृत करते, उनका रेडिकलिज्म और ज्यादा बढ़ता, मतलब उनमें और जोश आता और नए नए तत्व उनके साथ जुड़ने लगते, उनका मजमा भी बढ़ता, मतलब काफी चीजें जो है बदल जाती। इस तरह के रेडिकलिज्म को कर्टेल करने के लिए ये अनशन वाला हथकंडा जो है ना वो अपनाया जाता है, और एक तरह से ये एक किसी मसले पे जो जिच पैदा हो जाती है, हैं? उस जिच को तोड़ने के लिए, भंग करने के लिए इस अनशन को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और दोनों पक्ष इस बात को जानते हैं कि इसका ये नतीजा निकलेगा। अच्छा, अब ये सरकार थोड़ी अलग तरह की है, इंदिरा गांधी की जैसी सरकार नहीं है ये सरकार। इंदिरा गांधी की उस जमाने में सरकार थी, मीडिया का चरित्र भी अलग था, हमारे लोकतंत्र की शर्तें अलग थी, कई तरह से वो बिल्कुल अलग तरह का वक्त था, हमने देखो उदाहरण लिया वहां से। लेकिन अभी भी ये जो अनशन हो रहा था, इस अनशन का अंततः इस्तेमाल किस गांठ को खोलने के लिए होगा, किस गुत्थी को सुलझाने के लिए होगा, है? और सरकार तय करेगी बदलते हुए टाइम के साथ में कि आज हम इस अनशन का इस्तेमाल करें या न करें, या इसको उखाड़ दें, क्या करें। अभी सरकार के ऊपर है कि वो उनको अस्पताल से वहां पर अनशन स्थल, क्या अब वो अनशन स्थल में वापस आएंगे, आपका क्या अंदाज है? मेरे ख्याल से अनशन स्थल में वापस नहीं आएंगे, इसकी संभावना ना, इसकी संभावना ना के बराबर है। जहां तक अभी दीपके के अनशन का सवाल है, वो तो कल जैसे ही उनकी तबीयत वहां को सुधरी, एक आध दिन में, 24 घंटे में, उसके बाद पुलिस ने सब लोगों को यहां से खदेड़ देगी। भाई आज भी जब उनको सवेरे ले जाया जा रहा था, मैंने वो तस्वीरें देखी हैं, सोशल मीडिया पर सब चीजें देखने को मिल जाती हैं, आप कहीं भी बैठे हुए हो, तो उसमें कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया था, थोड़ा सरकार पुलिस के साथ में थोड़ा जद्दोजहद भी उनकी हुई है, और अभिजीत दीपके का आरोप भी है कि उन्होंने सोनम सर को गालियां दी, उनको घसीटा और मेरे साथ मारपीट की गई, ये सब बातें हुई वहां पर, क्योंकि जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया होगा तो पुलिस को तो आदेश मिला था, पुलिस को आदेश पूरा करना था। तो एक तरह से देखा जाए कि विश्व गुरु ने अब तय कर लिया है कि अब ये मामला बहुत खिंच चुका, अब इसको यहीं खत्म किया जाए। अब अनुमान ये है, गलत तो कोई भी चीज साबित हो सकती है, अनुमान ये है कि अब ये 24 घंटे के अंदर ये सब मामला खत्म हो जाएगा, फिर चीज बयानों तक सीमित होकर रह जाएगी। जी, मैं नहीं, और जहां तक धर्मेंद्र प्रधान का सवाल है, मतलब जो है धर्मेंद्र प्रधान को जो हटाया जाएगा या जो भी हटाया जाएगा, वो सरकार अपनी शर्तों पे, अपनी सुविधा से, अपने समय से हटाएगी, अगर हटाएगी तो, वरना नहीं हटाया जाएगा उनको। जी नहीं, मैं जितना समझ पा रहा हूँ प्रोफेसर साहब, बीजेपी की दो चीजें बिल्कुल मतलब जिसमें होना ही होना है। एक उनका रीऑर्गेनाइजेशन होना है कि नितिन नवीन नए प्रेसिडेंट आ गए, उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ है, तो वो एक होना है। और दूसरा जैसा है कि बहुत से लोगों की वहां छुट्टी की जा रही है, क्योंकि बहुत से लोगों को लाना है, बहुत से लोगों को ले जाना है, इलेक्शन के हिसाब से अब उनकी अपनी अपनी पेशबंदी होगी। तो ये उसकी आड़ में शायद धर्मेंद्र प्रधान को कर दिया जाए, जिससे कहने को कुछ नहीं जाए। जब धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री रहेंगे ही नहीं, तो फिर आपके पास, क्योंकि आपका सारा आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान के लिए था। पहली चीज तो ये, जरा मैं इसको ये समझ लूं, 20 तारीख को संसद शुरू हो रही है, और मेरे हिसाब से कि विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा ले लिया, क्योंकि सोनम वांगचुक वहां बैठे रहते, ये आंदोलन चलता रहता उस तरह से, तब विपक्ष के पास भी एक बड़ा हथियार रहता, और वो रोज शाम को विपक्ष की तरफ से कुछ लोग वहां जरूर जाना शुरू कर देते और उसको एक वो भी इस्तेमाल करते, ठीक बात थी। तो इस दृष्टि से मैं जरा अभी और भी समझना चाह रहा हूं, क्योंकि इस दृष्टि से अभिजीत दिपके, अब ये एक और चीज इंपॉर्टेंट है प्रोफेसर साहब, वो लीड कर रहे थे इस पूरे आंदोलन को, जहां पे सोनम वांगचुक साहब को ले आए थे प्रतीक के रूप में, और एक बहुत ही अंडरप्लेड वहां पे रहा है। वहां पे आयशा के बच्चे हैं, 5 या 6 बच्चे अनशन कर रहे हैं, उसमें से नेहा नाम की एक लड़की की बहुत हालत खराब है, वो भी उतने ही दिन से अनशन कर रही है, उनका नाम कहीं नहीं आता था, वो विमर्श में नहीं आती थी। मतलब बेस्ट ऑफ लोग गए वहां पे, सोशल मीडिया के लोग गए, सब कुछ गए, लेकिन उन लोगों का बहुत आपने कहीं प्ले नहीं देखा। देखिए, सोनम वांगचुक के अनशन से क्या हुआ है कि सारा घटनाक्रम किस चीज पे फोकस होगा, वो सब उस अनशन ने मोनोपोलाइज कर लिया।
और इस चीज का मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। जहां तक आयसा के जो कार्यकर्ता थे उनके अनशन का सवाल है, वो तो दोयम दर्जे पे जाके पृष्ठभूमि में चला ही गया अनशन पूरा का पूरा। सोशल मीडिया पे एक आध उनकी तस्वीर को छोड़ के बाकी और कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता है उनके बारे में। और खबर भी इस तरीके से आती है कि वो बच्चे चुपचाप अनशन कर रहे हैं। मैंने कल एक खबर पढ़ी, उसमें था कि आयसा के कार्यकर्ता जो है चुपचाप अनशन कर रहे हैं, यानी उनके अनशन पे ना कोई शोरगुल है, ना वहां कोई नारेबाजी है। सारी चीजें सोनम वांगचुक के ऊपर टिक गई आकर और पूरी हर चीज मोनोपोलाइज कर ली। इस वक्त देखा जाए तो मौजूदा सरकार बहुत बड़े बड़े संकटों से घिरी हुई है। देखिए, खाड़ी युद्ध पूरे उफान पे है इस वक्त और तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। ये आ चुका है, खबर आ चुकी है कि देश में जो जिसे कहते हैं आप होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ना, उसकी महंगाई जो है वो पिछले 44 महीने में सबसे ज्यादा है, 9.81% है इस वक्त। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसकी महंगाई 6 महीने में सबसे ज्यादा है। बहुत खराब हालत है। बेरोजगारी के मोर्चे पे किसी किस्म का कोई सुधार नहीं हुआ है। उधर डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा कानून पास करने के लिए जा रहे हैं जिस कानून के बाद में रूस से तेल लेने वाले देशों में, जिनमें 5 देशों में भारत का भी नाम है, भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। और उससे पहले जो सुपर 301 कानून है, उस कानून में जो 60 देशों की सूची बनाई गई है, यानी जो जबरिया श्रम कराने वाले देश हैं, उनमें भी भारत का नाम है। उसके जरिए भी वो टैरिफ लगाने का पूरा कर रहे हैं। ये दबाव पैदा किया जा रहा है ताकि भारत से वो ट्रेड डील, जो वाणिज्य समझौता होना है, वो अपनी शर्तों पर निकाल लें और भारत का कृषि क्षेत्र अपने लिए पूरी तरीके से खुलवा लें उस दबाव में। तो ये सारी की सारी घटनाएं चल रही हैं। सरकार पर विभिन्न मोर्चों के ऊपर भीषण भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। राम जन्मभूमि के घोटाले का मामला जो है, उसके बाद और वो उसको पृष्ठभूमि में जो है ना, वो ढकेल दिया है सोनम वांगचुक के सवाल ने। अब सोशल मीडिया को राम जन्मभूमि घोटाले में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है, वो केवल सोनम वांगचुक में लगा हुआ है। और तो अब सरकार को लग रहा होगा कि अब संसद शुरू होने वाली है, अब ये सब इनको सफाई की जाए वहां पर। ये सरकार तो उन्होंने सफाई करनी शुरू कर दी आज सवेरे से। जी, मैं इसी पे एक आ रहा था जरा अबे भाई, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। अभी प्रोजेक्ट ये किया जा रहा है कि अमेरिका से खबर ये आ रही थी कि वो 500% का टैरिफ लगाने जा रहे हैं, पेनाल्टी टैरिफ। अब ये खबर आ रही है कि साहब देखिए कितना बढ़िया नेगोशिएशन हुआ, केवल 100% का टैरिफ लगा। इस तरह की भी बातें अब शुरू हो गई मीडिया कि मोदी जी ने इतना बढ़िया उनसे बात करके ट्रम्प जी को कहा कि 500 नहीं, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है 100, तो साहब उन्होंने 80% टैरिफ कम करवा दिया कुछ। अब अगर इस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो, लोग इसको खरीदने वाले भी हैं, आप इस तरह के बेचने वाले भी हैं। सम्राट ने 500 कोड़े लगाने की सजा दी थी ऐसे, तो उसने जो इसको सजा दी वो गिड़ाया, उसने ठीक है इसको 100 कोड़े मारो। मतलब ये तो इस टाइप की बात हो, इस टाइप की बात हो। टैरिफ तो कोड़े की तरह है। अच्छा, बीच में एक और घटना हुई जिसका हम सब लोग, मैं भी संज्ञान लेने से चूक गया। जो हम सबके मित्र हैं और हिंदुत्व के सबसे बड़े चमकते हुए चेहरे हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि साहब हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ाई गई और रोजा अफ्तार कराया गया। उसका खंडन किसने किया? उसका खंडन बृजभूषण शरण सिंह ने किया और अवधेश्वरानंद जी ने, शंकराचार्य ने भी किया, उन्होंने भी किया। और बृजभूषण शरण सिंह, अवधेश्वर शरण तो सिर्फ विरोधी खेमे के आदमी है, वो हम लोगों के साथ, हम लोगों जैसे है उनकी निगाह में है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह तो विरोधी खेमे के आदमी नहीं है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये झूठ बोल रहा है बंदा ही है। वो तो हनुमानगढ़ी बनाई एक मुसलमान ने थी और ऐसी कोई नमाज वमाज नहीं पड़ी। इसके बाद एक और खबर आई कि खुद संघ की योजना थी कि सरयू तट के ऊपर 1,500 मुसलमानों से नमाज पढ़वाई जाए। ये काम इंद्रेश कुमार जी कर रहे थे। पूरी योजना बन गई थी, सब तैयार हो गया था सब कुछ। उसके बाद संघ परिवार में सवाल और निमंत्रण भी दे दिए गए थे उन लोगों को, पूरा बंदोबस्त हो गया था, बजट भी सब तय हो गया था इसमें कितना पैसा खर्च होगा। उसके बाद में संघ परिवार में सवाल लेकर झगड़ा हो गया कि होगा कि नहीं होगा, तो इंद्रेश कुमार जी में डांट पड़ी, तो उन्होंने अपना वो अपना वापस, इंद्रेश कुमार का काम यही है करवाना, संघ को मुसलमानों जोड़ने का काम करवाना है, इस संघ ने उन्हीं को ठेका दे रखा है ये पूरा। ये तमाम खबरें, अगर ये सोनम वांगचुक नहीं होते तो हम लोग कितना विमर्श करते इन खबरों के ऊपर। जी, मैं अभय भाई
जी, अभी भाई मैं एक दो चीजें और इम्पोर्टेंट है, और हो सकता है कि दर्शकों को लगे कि फ्लो कहीं इधर से उधर जा रहा है, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए कर रहा हूँ। अभी सरकार ने जब बजट के इस वाले मानसून सत्र का जो खाका दिया है, उसमें डिलिमिटेशन की बात नहीं कही है, और डिलिमिटेशन वो बोलेंगे भी नहीं, वो उसको महिला आरक्षण बिल के का कपड़ा पहना के फिर उसको आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन मेरा डिलिमिटेशन पे जो हम लोग कई बार जितना डेस्परेशन दिखा रहे हैं, जिस तरह से तोड़ रहे हैं, डीएमके का अब डीएमके की तरफ से भी करीब करीब ये आ गया है कि शायद डीएमके एब्सेंट करेगा। सुप्रिया सुले ने साफ साफ कह दिया है कि अगर 50% बढ़ रहा है तो फिर हमें क्या दिक्कत। मैं एक थोड़ा टेक्निकल चीज आपसे समझना चाह रहा हूँ। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव अगले 5-10 साल भी उत्तर प्रदेश की ही राजनीति करेंगे। उत्तर प्रदेश को 80 का 120 होने जा रहा है, तो ये तो अखिलेश यादव का प्रभाव क्षेत्र बढ़ने की बात है। तो मतलब अगर मैं बीजेपी का कोई वो हूं नेगोशिएटर, तो मैं तो अखिलेश यादव से कहूंगा कि आपकी दिक्कत क्या है। ये तो मोदी जी ने संसद में भाषण देते हुए कहा ही था। हाँ, आप जो बात कह रहे हैं, मोदी जी ने संसद में भाषण देते हुए अखिलेश यादव से, सब लोगों से यही कहा था कि आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, ये तो संख्या बढ़ जाएगी इसमें। आप लोग आप इवन अखिलेश यादव को तो उन्होंने विशेष तौर पर लक्षित करते हुए कहा था कि आपकी इतनी सीटें हैं, आपको आप और ज्यादा सीटें जीत, आपका और प्रभाव बढ़ेगा। मोदी जी का यही तर्क था उनके लिए। जी, नहीं मैं अभी भाई मैं जब उसको विपक्ष ने दूसरे उसको ढंग गिरा से, दिया था तब। जी, लेकिन मैं इसको दूसरे ढंग से देख रहा हूँ। वो क्या करने जा रहे हैं कि वो मीडिया और इसके थ्रू अखिलेश पे प्रेशर ये डालेंगे, अखिलेश यादव जी के ऊपर, कि अगर आप इसके बीच में आ रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को जो उसका ड्यू है वो नहीं मिल रहा है, और वो अखिलेश यादव को एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। अब चक्कर क्या होगा कि अखिलेश यादव एनडीए के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं दे सकते हैं, ये चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि इलेक्शन है 4 महीने बाद, 6 महीने बाद। तो वो भी एक शायद उनको एब्सेंट करने का एक रास्ता उनको भी सुझाया जाए, क्योंकि वो नहीं तो उनको खलनायक के रूप में उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत करेंगे कि देखो ये एक व्यक्ति है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा वो रहता, आपका ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होता, आपको ज्यादा बात आपकी सुनी जाती, और इसकी वजह से सब नहीं। मैं इस पे जरा एक आपका देखिए, बीजेपी इस तरह का विमर्श चला सकती है, इस तरह का नैरेटिव चला सकती है, उन्हें ये तो तय करेंगे, नैरेटिव तो चला ही देंगे, उनके पास सारे उसके वो उपकरण हैं, उसके पास सारी सुविधाएं हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चीज का कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा जनता के ऊपर। उत्तर प्रदेश की जनता परिसीमन के मुद्दे पर वोट करेगी कि परिसीमन होने से ये होता, परिसीमन नहीं हो पा रहा है उससे ये होता। मुझे नहीं लगता। बीजेपी को अभी भी यकीन है कहीं ना कहीं कि शायद महिलाओं में वो अपने प्रति एक ज्यादा हमदर्दी ला आकर्षित कर सकती है बीजेपी। मुझको ये भी नहीं लगता। मुझको लगता है कि इस वक्त देश की राजनीति इन तमाम जो तरह तरह के जो नेता लोग और पार्टियां अपनी रणनीतियां बनाते हैं, रणनीतिक प्रपंच उनके होते हैं, सब जो है, तो वो इससे कुछ थोड़ा सा अलग तरफ जा रही है, और वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्योंकि लोगों में इस सरकार के प्रति, केवल इसलिए नहीं कि मैं सरकार को गिरते हुए देखना चाहता हूं, ऐसी बात नहीं है। जब पिछली 2024 में सरकार के खिलाफ एंटी इनकमेंसी साफ दिख रही थी, तभी मैं ये नहीं कहता था कि मोदी चुनाव हार जाएंगे। तब हम और आप जैसे लोग यही कहते थे कि भाई इनकी 250 सीटें आएंगी, और हमारी बात सही निकली। शुरू में हम ये भी नहीं कहते थे 250 सीटें आएंगी, लेकिन धीरे धीरे हमने कहना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें दिखाई पड़ रहा था, और सर्वे वगैरह में भी इस तरह के आहटें मिल रही थी उससे। नहीं, शुरू में हम लोग कहते थे कि मेजोरिटी किसी हालत में नहीं आएगी, वो बिल्कुल तय बात है। हाँ हाँ, तो वो ये सब बातें हम लोग बोल रहे थे ना। तो वो हमने ये नहीं कह रहे थे कि हम ये इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, इनकी 50 सीटें रह जाएंगी, ये 100 सीटों पे आ जाएंगे, ऐसा हम लोग नहीं बोल रहे थे ना। हम लोग मूर्खताएं करते हैं, लेकिन इतने मूर्ख हम नहीं है कि हम इस तरह की बात करें। तो वो मेरा कहना यह है कि इससे अब जो लोगों के सोचने की दिशा है, और लोगों के मन में जो सवाल पैदा हो रहे हैं, और बड़े सवाल लोगों के मन में पैदा हो रहे हैं कि भाई ये सरकार कैसी चल रही है, किस तरह की सरकार है। और ये जो सवाल है ऑपरेशन सिंदूर से पैदा होने शुरू हुए, मैं ये मानता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भाजपा के जनाधार के बाहर, विपक्ष में तो पहले से भी था, ये सारे के सारे सवाल, इन सवालों, किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। महंगाई बहुत ज्यादा है, मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी कहीं से भी कम नहीं हो रही है। ये सब चीजें लोगों में बहुत गहरा असर डाल रही है।
मोदी जी निरंतर विदेश यात्राएं कर रहे हैं, उनका व्यक्तित्व तो कॉमिक हो गया है, उनका व्यक्तित्व जो है विदूषकाना हो गया है। मोदी जी का व्यक्तित्व आप देखिए, उनकी मुस्कुराहट भी वैसी हो गई है। जब वो दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठा के आनंद जी यूं यूं करके मतलब करते हैं, तो उनकी आप मुस्कुराहट देखिए। वो सब कुछ उनका बहुत अजीब सा हो गया है पूरा का पूरा मामला। और लोगों को लगता है कि एक व्यक्ति, इसका नाम अमित शाह है, वो नेपथ्य में रहकर सारी कठपुतलियों की तरह सारी पार्टी, सरकार वगैरह सब चला रहा है। और अमित शाह का महत्व लगातार बढ़ता चला जा रहा है, व्यवहारिक महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। पोस्टर में कहीं अमित शाह का चेहरा आप नहीं देखेंगे, पोस्टर में मोदी जी होंगे या योगी जी होंगे। आप देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में सरकार चला रहा है, हर चीज तय कर रहा है, जो कभी विदेश नहीं गया आज तक, वो अलग तरह की हस्ती है। अमित शाह आज तक कभी विदेश नहीं गए हैं, सरकार में पहले गए हो तो हमें नहीं पता, जब से वो केंद्र सरकार में आए और विदेश नहीं गए। और मोदी दिन रात विदेश में ही बैठे हुए निरंतर। और वो सारे के सारे लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं उनका भाई, कि वो हर जगह से एक पुरस्कार ले आते हैं वगैरह। इसको अब इनका मीम बनाने की जरूरत भी नहीं है, वो मीम लोगों के दिमाग में बन गए हैं। अब इस प्रकार के प्रपंच चला के परसीमन में उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, इससे बीजेपी का कोई भला होने वाला नहीं है, इससे एंटी इनकम्बेंसी कम नहीं होगी। हालांकि उन्हें कुछ ना कुछ तो करना है, तो वो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन ये सब करना नहीं है। विपक्ष को केवल एक ही काम करना है कि किसी तरीके से आपसी खटपट को भूल गए जो है ना, अपनी एकता की एक संरचना कोई तैयार कर ले, चाहे वो अभी थोड़ी सी कमजोरी होगी, थोड़ी बिखरी हुई होगी, लेकिन एक संरचना तैयार कर ले और उसकी तरफ वो बढ़ने लगे। इसके प्रयास कभी कभी राहुल की तरफ से, अखिलेश की तरफ से भी और दूसरे नेताओं की तरफ से भी होते हुए दिखते हैं। तो उसकी सुगबुगाहट हम लोगों को, कम से कम मुझे और आप जैसे व्यक्ति को यकीन है, वो दिखने लगी है। अब ये सब करने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। जी नहीं, और मैं एक और चीज अभय भाई कहूंगा, देखिए यूपी का इलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, यूपी ने बिल्कुल ठीक से दिखा दिया था कि राम मंदिर का जितना वो था, वहां पे बीजेपी को सेकंड उस पर धकेल दिया गया था। मतलब एज अ पार्टी वो नंबर 2 की पार्टी हो गई थी, और एज अ टोटलिटी एनडीए और इंडिया में वो नंबर 2 पे हो गए थे। तो वो एक बड़ा मैसेज था पूरे देश में। मैं एक चीज और, जरा एक जनरल बात और चलती है, और मुझे ये लगता है कि वो तो मिली जुली कुश्ती कि आरएसएस और बीजेपी में ठन गई है, लेकिन ये फैक्ट है कि बीजेपी के बहुत से समर्थक अब खुले तौर पे बीजेपी से प्रश्न पूछने लगे हैं और कुछ तो गाली देने लगे हैं। उसमें एक ही नाम मैं करके कर दूंगा जो सारे लोगों के लिए वो रहेगा, वो जनरल बख्शी। जनरल बख्शी तो लगता था कि अगर बात करेंगे तो इस टीवी स्क्रीन से बाहर निकल के आपको पीटने लगेंगे अगर आपने कुछ मोदी जी के लिए कुछ कह दिया। जितने जोश में रहते थे, तो वो टेक्नोलॉजी तो ऐसी थी कि जनरल बख्शी टीवी से बाहर निकल के आके आपको 2-4 घूंसे मार पीट करके, लात जूता करके वहां ठीक कर देंगे। वो जनरल बख्शी अब इस समय जिस तरह की गालियां देने लगे हैं, वो तो गाली देते हैं। अब वो जिस तरह से बीजेपी और इनको क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, तो ये मेरे लिए एक इंडिकेटर बात है। में जोड़ रहा हूं मैं कि जो लोग मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसक थे, कोई आरएसएस की कतारों स्वयंसेवक नहीं थे लोग, लेकिन उनके प्रशंसक हो गए थे, और जिन्होंने अभी तक उनको 10-12 साल टिकाए रखा, मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं। मैं कई लोगों को, अर्थशास्त्री हैं, जनरल हैं, कई लोग हैं। उसमें 2 कैटेगरी बन गई हैं अब संजय, आनंद जी। एक कैटेगरी तो वो है जनरल बख्शी वाली, जो पूरी तरीके से नो होल्ड बार स्टाइल में जो है ना, वो मोदी जी को ठोक रहे हैं, वो सरकार को ठोक रहे हैं, विदेश नीति को ठोक रहे हैं, रक्षा नीति को ठोक रहे हैं, और दिन रात ठोक रहे हैं, और बुलंद आवाज में ठोक रहे हैं, बेपरवाह होकर, बेलौस ठुकाई उनकी तरफ से हो रही है। दूसरी कैटेगरी ये है जो सरकार की आलोचना कर रही है, काफी आलोचना कर रही है, लेकिन मोदी जी को बचा रही है। वो ये कह रही है कि सरकार में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो मोदी जी को गुमराह कर रहे हैं। जैसे मोदी जी कोई बच्चे हों, उनके मुंह में जब रोज सवेरे आज ऑरेंज फ्लेवर का लॉलीपॉप थमा दिया, दूसरे दिन उन्होंने स्ट्रॉबेरी लॉलीपॉप उनको मोदी जी को चुसवा रहे हैं, और मन का जो कहा, यानी उसका भी फर्क यह है कि मोदी जी सरकार से कट गए हैं, या मोदी जी देश की समस्याओं से कट गए हैं। उनको जो थमा दिया जाता है कि ये जीडीपी का आंकड़ा है, ये सब वो है, झूठे आंकड़े दिए जा रहे हैं मोदी जी को, मोदी जी उसी में खुश हैं, उसी तरह के दावे करते रहते हैं। उनको अभी भी लगता है कि कहीं मोदी जी कुछ ऐसा है, मोदी जी में ऐसी खास बात थी जो कि दूसरे नेताओं में नहीं है, लेकिन मोदी जी आखिरकार इन ब्यूरोक्रेट्स के और इन तथाकथित सलाहकारों के चक्कर में फंस गए हैं। वो उनकी भावना ऐसी है, लेकिन सरकार को वो बहुत कड़ी आलोचना कर रहे हैं। उनकी आलोचनाएं सरकार की बहुत कड़ी और तथ्यपूर्ण होती हैं। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप सबको जानते हैं। जी जी, मैं एक और आदमी, राहुल गांधी ने कल फिर देहरादून में जाके एक
छात्रों की गूंज करके उन्होंने एक किया। कार्यक्रम किया। और वो अब कुछ लोगों का उसके बाद हमारे साथ के कुछ लोग जो वो आ रहे हैं, जो एक्चुअली वो अभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाए हैं, उनको राहुल गांधी पछता नहीं है। उनका ये बार-बार कहना होता है, पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा देखिए, मैं अभी भाई मैं बिल्कुल ठीक से मुझे याद बेवकूफ है आदमी है, पैसा कहाँ से आता है उन्हें नहीं पता, पैसा कहाँ से आता है। जो लोग ये कहते हैं हमारे कितने ही वोट दो, मैं तो उनको बहुत सख्ती से पेश आऊंगा। अरे भाई ठीक है, कांग्रेस के पास बीजेपी जितना पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के पास में, विपक्षी दलों के पास में कुछ वैध पैसा है जो उनके अकाउंट में पड़ा हुआ है। चुनाव आयोग कह चुका है, कांग्रेस के पास भी सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया है, उसे अपनी राजनीतिक गतिविधियां चलाने के लिए किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं है, न कोई विदेशी मदद उसको चाहिए। कांग्रेस ठीक है, बीजेपी तो नोटों के पहाड़ पे बैठी हुई है, वो बात नहीं है, लेकिन भारत की अन्य राजनीतिक दलों के पास भी छोटे छोटे पैसों के टीले हैं। तृणमूल कांग्रेस के पास पैसे कमी है, मायावती के पास पैसे कमी है, वैधानिक पैसा, सीपीएम सीपीआई के पास पैसा का, सीपीएम के पास अच्छा खासा पैसा है। नहीं, मैं प्रो साहब इसलिए भरे हुए हैं नहीं, मैं एक ध्यान दिला दूं, मैं 67 का मुझे अभी भी याद है, बहुत छोटा था, 67 का पहला चुनाव था, तो एक जीप कहीं से जुगाड़ हो जाती थी पूरे, उसे एक जीप, वो भी कहीं से मंगनी अग्नि की लाके, तो वो माना जाता था कि आपके पास जो आजकल जिस तरह से जहाज लोगों के पास आते हैं, एक जीप आ गई। फिर ये चलता रहा। मुझे अभी भी याद है, मैं इसलिए याद से नाम से बोल रहा हूं, 85 का बांका का बाई इलेक्शन था और मैं आसनसोल में पोस्टेड था। मेरे पास एक पुरानी विलीज जीप थी। अब सोचिए, जॉर्ज फर्नांडिस का इलेक्शन बांका में मतलब वो सारे लोग वहां जमा थे, मेरे पास उस टुटही जीप को लेने के लिए 2 नेताजी लोग आए, फिर ड्राइवर का जुगाड़ किया गया क्योंकि मेरे पास परमानेंट ड्राइवर नहीं था। वो ड्राइवर लेके फिर उस टुटही जीप की भी वहां औकात थी उस इलेक्शन में। आज की तारीख में अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप सीरियस हैं, तो आपके पास अगर कोई ठीक ठाक गाड़ी नहीं होगी, जो आजकल की एसयूवी बोली जाती है, तो आप चुनाव में आएंगे ही नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी को आज की तारीख में युवकों से बात करनी है, तो उसको एक मिनिमम ढंग का जो युवकों को, छात्रों के साथ बातचीत करने के लिए हो, तो शायद ये भी कारण हो सकता है। लेकिन कल जो वो है वो सही है, हर राजनीतिक दल के पास अपनी राजनीतिक गतिविधियां ठीक से चलाने के लिए पर्याप्त इस वक्त संसाधन हैं, और उनको बीजेपी को अगर 80 रुपए मिलते हैं तो 20-25 रुपए में, बचे हुए 20-25 रुपए में इन सब लोगों को भी मिलता है। और राजनीति, बीजेपी इस तरह की राजनीति, बीजेपी को पैसे बहुत चाहिए क्योंकि बीजेपी को तो तमाम सरकारें तोड़नी है, खरीदने हैं, तमाम रिश्वतें देनी है, तमाम लोगों के मुंह में नोट भरने हैं, तो वो तो बीजेपी वाला मामला तो उस तरीके का है। लेकिन ठीक ढंग से लोकतांत्रिक राजनीति चलाने के लिए किसी के पास पैसे की कमी नहीं। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। मैं बस अंतिम बात करके खत्म करेंगे। सारी हम और आप जितनी देर बात कर लें, लेकिन 2 चीज प्रश्नों का उत्तर तो आपको खोजना होगा। एक, ज्ञानेश कुमार जी वहां बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं, क्योंकि वो अब वो तो बिल्कुल साफ हो गया है कि उनका एक बड़ा भारी प्रभाव रहता है, वो एक प्लेयर हैं किसी भी चुनाव में। और दूसरा, जिस आराम से अब पैसे से लोगों को खरीदा जाने लगा है, और वो केवल स्टेक्स बढ़ सकती हैं, हो सकता है 100 रुपए में कोई खरीदा गया हो, अब वो 200 में खरीदा जाएगा। लेकिन अब ये भी क्लियर हो गया है कि ये सारी चीजें अब बिकाऊ हैं। मैं इसको कैसे हैंडल करेगा विपक्ष? देखिए, विपक्ष के पास इसको हैंडल करने की अभी कोई विधि नहीं है, और हमारे पास इसकी व्याख्या करने की कोई विधि नहीं है। मैं इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, हम और आप दोनों लगे हुए हैं और हमारे आपके जैसे लोग भी लगे हुए हैं। देखिए, एसआईआर का दरअसल असर क्या होता है मतदान के ऊपर, एसआईआर का दरअसल असर क्या होता है मतदान के ऊपर, इसका पता लगाने का कोई ठोस फार्मूला हम लोगों के पास नहीं है। परिसीमन से देश की राजनीति किस तरीके से बदलेगी, क्या असर होगा उसका है, इसके लिए हम लोग सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसका कोई, जिसे कहते नहीं, बिल्कुल ठीक ठीक कोई जवाब देने का हम लोगों के पास कोई तरीका नहीं। ये जब तक व्यवहार में चीजें नहीं उतरेंगी, जैसे बिहार में एसआईआर का क्या असर हुआ कुछ समझ में आया, बंगाल में एसआईआर बिल्कुल दूसरे तरह की गई, इसलिए बिहार का मॉडल वहां फिट नहीं होता। हमें नहीं पता कि दिल्ली में एसआईआर किस तरह की हुई है, पंजाब में किस तरह की हुई है, कैसे क्या होगा, पंजाब में होगी अब एसआईआर, मुझे नहीं पता है इस बात का पता। तो ये चीज बिल्कुल रहस्य में है, अंधेरे में है, अभी इसके ऊपर अभी प्रकाश पड़ना बाकी है।
और विपक्ष को भी नहीं पता है। इसलिए विपक्ष को चाहिए कि इधर ज्यादा दिमाग खपाने की बजाय, तो सरकार को विपक्ष रोक नहीं सकता ये सब काम करने से, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को लगातार उसे अपने कामों से तीखा करते रहना चाहिए। राहुल गांधी ने कुछ समुदाय क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसीज चुनी है, जैसे एक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनी है छात्रों और नौजवानों की, जो कि एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो जाति धर्म को देख के नहीं बनाई गई है। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब निर्वाचन क्षेत्र ही नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब हाँ सामुदायिक क्षेत्र भी है। तो वो बनी हुई है, राहुल गांधी उसको संबोधित कर रहे हैं। दूसरे मोर्चे पे वो जाति के सवाल को भी संबोधित कर रहे हैं लगातार, वो वहां भी कर रहे हैं और वहां भी कर रहे हैं। अब राहुल गांधी की ये जो एक दो मोर्चों का वाला हमला है, इसमें अपना सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ाना और अपने पक्ष में समर्थन बढ़ाना, ये जो है मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इतना तंग नजरी क्यों है अन्य विपक्षी नेताओं की, वो उसके साथ क्यों नहीं जुड़ते। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, ठीक है, चलिए पंजाब में तो टक्कर है समाजवादी पार्टी, उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, तो वहां पर नहीं होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो इस तरह की कोई बात है नहीं। उत्तर प्रदेश में तो आप लोकसभा चुनाव साथ साथ लड़के जीत चुके हैं, दोनों तरफ से यही कहा जाता है कि हम लोग, अभी तक ऐसा नहीं कहा गया साथ साथ ही लड़ेंगे। वहां पे तो मिलजुल के खड़ा, इतना ज्यादा किया जा सकता है इसके ऊपर काम, इतना जन समर्थन प्राप्त हो सकता है, लहर पैदा की जा सकती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और ये जो एक बेकार किस्म का मुख्यमंत्री बना हुआ है उत्तर प्रदेश का, झूठ बोल रहा है सबके सामने कि वो हनुमानगढ़ी में ये हुआ था, अब उसकी पोल खुल गई है, अब कोई जवाब नहीं आ रहा है। जी। कोई जवाब आया इसका कि भाई हमने झूठ बोला सबके सामने और जो पोल खुल गई, तो कोई जवाब नहीं आ रहा है। मैं चलते चलते इस सूचना के लिए बता दूं, राम जन्मभूमि के उस न्यास के सीईओ का वो निकला है और सार्वजनिक वो था, तो हमारे दफ्तर में और आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, वो हम लोग क्वालिफाई इसलिए नहीं है कि उसमें बताया गया कि उसमें जेब कतरा, लूट खसोट, चोरी के अगर आप आरोपित नहीं हैं तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये मुझे बताया गया। तो इसलिए हमने कहा, पहले मैंने सोचा था कि आपको भी भेज दूं, लेकिन फिर ये लगा कि जात के हिसाब से तो हम लोग अप्लाई कर सकते थे, लेकिन वो शायद ये अगर आप उसमें सजा याफ्ता हैं तो आप ज्यादा क्वालिफाइड हैं, लेकिन कम से कम आरोपित तो होने ही चाहिए। आप सबका चर्चा में भाग लेने के लिए अभय भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया।